हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग बायोलॉजी को डिस्कस करें। बायोलॉजी में हमारा टॉपिक चल रहा है विटामिन एवं पोषण। इस टॉपिक में इससे पहले वाले सेशन में 125 प्रश्न तक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 126 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 126 पूछा गया है कि निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा दूध। आम, पपीता और गाजर ये विटामिन ए के प्राकृतिक स्रोत है, जबकि दूध विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। दूध में विटामिन ए अत्यंत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में पाया जाता है। 127 निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। तो सही जवाब है औरक्त किरणें, बी ऑप्शन। उष्मा, एक्स किरणें, धातु, लवण आदि प्रोटीन को विकृत करते हैं, जबकि औरक्त किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं। 128 तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितनी। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की जो जरूरत होती है, तो याद रखिएगा वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतम। तरुण और वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की जो जरूरत होती है, जो तरुण है इनमें प्रोटीन की आवश्यकता कम होती है, लेकिन जो वृद्ध हैं इनमें प्रोटीन की जो स्तर होनी चाहिए वो उच्चतम होनी चाहिए। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें तो प्रोटीन त्वचा, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन किस किस के लिए जरूरत है। तो त्वचा के लिए, मांसपेशियों के लिए, हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए। इनकी कमी से मानव शरीर की जो वृद्धि है वो धीमी हो जाती है, कम हो जाती है। वृद्धों में तरुणों की अपेक्षा प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। 129 समान क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है। तो सही जवाब है 45 ग्राम, डी ऑप्शन। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 45 से 46 ग्राम, वसा की मात्रा 20 ग्राम और कैल्शियम एवं आयरन की मात्रा 400 मिलीग्राम और 30 मिलीग्राम होती है। जबकि गर्भवती महिला और बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला को इससे अधिक मात्रा में दैनिक आहार की आवश्यकता होती है। 130 नंबर दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। तो सही जवाब हो जाएगा 70 ग्राम, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए अगर बात करें तो दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन यानी डेली कुल आहार का 10 से 15% भाग प्रोटीन की जरूरत होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यह मात्रा प्रतिदिन 45 ग्राम से 70 ग्राम होनी चाहिए। 131 निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहां पे 4 कथन दिए गए हैं, बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए पहला जो कथन दिया गया है कि जो सही नहीं है कि दूध में कोई भी बी विटामिन नहीं होता है, जो कि कथन सही नहीं है। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूध में विटामिन B1, B2, विटामिन B6, B12 आदि पाए जाते हैं, अतः पहला कथन सही नहीं है, अन्य कथन सही है। 132 मां का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। मां का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का जो अभाव होता है वो किसका अभाव होता है।
इसमें जो अभाव होता है वो आयरन का होता है, यानी लौह का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगर बात करें तो मां का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन इसमें लौह पोषक तत्वों का अभाव होता है। देखिए, दूध श्रवण के आरंभिक कुछ दिनों में जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन या खीस कहते हैं। इसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी तत्व समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए अति आवश्यक होते हैं। कोलेस्ट्रॉम अथवा खीस में शिशु के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जिंक, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि प्रचुर मात्रा में होता है। 133 से बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में मां का दूध पीने वाले बच्चों में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? बोतल का दूध पीने वाले बच्चों के तुलना में मां का दूध पीने वाले बच्चों में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वह कम मोटा होता है, उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। यानी इसका सही जवाब है, बताइए, ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। मां का दूध, मदर्स मिल्क, बोतल के दूध की अपेक्षा कहीं अधिक गुणकारी होता है, क्योंकि इसमें जहां एक और बच्चे को अधिक विटामिन और प्रोटीन्स की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी ओर बच्चे में रोग का प्रतिरोध करने या रेसिस्टेंस करने की क्षमता भी अधिक हो जाती है। लैक्टोज, जिसे दुग्ध शर्करा कहते हैं, इसकी सर्वाधिक मात्रा मानव माता के दुग्ध में होती है। मां के दूध से बच्चे की लंबाई में असामान्य वृद्धि नहीं होती है। 134 है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में जो सम्मिलित है वो कौन कौन सा है? दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य जो तत्वों में सम्मिलित है वो कौन कौन से सम्मिलित हैं? तो सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम और पोटेशियम। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। दूध में लगभग 87% जल पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम इत्यादि भी पाए जाते हैं। दूध को पूर्ण आहार या कंप्लीट डाइट कहा जाता है, जो कि सभी अवस्थाओं के लिए शौर्यमान भोजन है। 135, दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध किसका अच्छा स्रोत नहीं है, घटिया स्रोत है? तो याद रखिएगा, विटामिन सी का। दूध सबसे घटिया स्रोत जिसका है वो है विटामिन सी। दूध विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है, जबकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 136, स्टार्च क्या है? स्टार्च एक क्या है? स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। स्टार्च या मंड एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। इसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसैकेराइड के इकाइयों की एक बड़ी संख्या के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंधों के द्वारा जुड़ने के कारण होता है। पादपों के बीजों और फलियों में स्टार्च एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन के रूप में उपस्थित होता है। 137, स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दिया गया है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। जो कथन सही नहीं है वह है सी ऑप्शन, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं। यह कथन सही नहीं है। स्टार्च तथा सेल्यूलोज दोनों का वानस्पतिक उद्भव है। दोनों गुण अणु या बहुलक अर्थात पॉलीमर्स मतलब कि हैं, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होते हैं। स्टार्च आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है, जबकि सेल्यूलोज इस घोल में रंग नहीं प्रदान करता है। मंड पौधों में संचित भोजन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कण है, जबकि सेल्यूलोज पौधों की कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल में पाया जाता है। 138 है, निम्नलिखित में से किसके या किससे कुपोषण होता है? कुपोषण किससे होता है, आप बताइए। अति पोषण से, अल्प पोषण से या असंतुलित पोषण से? ज्यादा पोषण का उपभोग करने से, कम पोषण के उपभोग से या असंतुलित पोषण से? इन सभी से कुपोषण का
लोग शिकार हो सकते हैं। यानी ज्यादा पोषण प्राप्त करने से भी कुपोषण, कम पोषण की प्राप्ति से भी कुपोषण और असंतुलित पोषण से भी कुपोषण का शिकार हुआ जा सकता है। यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कुपोषण की स्थिति असंतुलित पोषण, अल्प पोषण या अति पोषण के कारण उत्पन्न होती है। 139 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। दूसरा कथन है सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। और तीसरा कथन है मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं करती है। और चौथा है आवश्यक तत्व वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग जो है उत्पन्न होते हैं, मतलब कम रोग उत्पन्न होते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, पहला जो कथन दिया गया है कि मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसके बाद इसमें जो दूसरा कथन है कि सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, और इसके बाद जो चौथा कथन है कि आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न होती है, यानी पहला, दूसरा, चौथा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मानव शरीर की कोशिकाएं केवल आवश्यक वसीय अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती, इसलिए कथन तीसरा असत्य, शेष कथन सत्य है। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो देखिए, अगर बात करें तो अलसी जो है जिसका प्रचुर स्रोत है वह आपका ओमेगा 3 वसीय अम्ल का, बी ऑप्शन। अलसी या तीसी समशीतोष्ण प्रदेशों का पौधा है। इसके बीज से तेल निकाला जाता है। इसमें ओमेगा 3 वसीय अम्ल काफी मात्रा में पाया जाता है, जो रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव को रोकने में सक्षम होता है। 141, निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल यानी 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल का सर्वोत्तम यानी अच्छा स्रोत है? तो सही जवाब है अलसी, डी ऑप्शन। अल्फा लिनोलेनिक अम्ल एक ओमेगा 3 वसीय अम्ल है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक 2 वसीय अम्लों में से एक है। लिनोलेनिक अम्ल एक अन्य वसीय अम्ल है जो मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह आवश्यक वसीय अम्ल मानव शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं हो सकते, इन्हें आहार के माध्यम से ग्रहण करना होता है। तिलहनी फसलों में अधिकतम अल्फा लिनोलेनिक अम्ल अलसी में जो है पाया जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 142 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए कह रहा है कि विटामिन बलवर्धक तत्व है जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है। कारणार विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, अगर बात करें तो ए सही है लेकिन आर गलत है, सी ऑप्शन। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में जो है अच्छे स्वास्थ्य के लिए विटामिन मतलब कि जो है थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है। इसके स्रोत जो है अनाज है, हरी सब्जियां हैं, फल है, दूध है, मांस है इत्यादि है। हानिकारक बैक्टीरिया विषाणुओं, कवकों और इत्यादि को श्वेत रुधिराणु मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं, याद रखिएगा। 143 है, कथन ए कह रहा है कि मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। कारणार अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, अगर बात करें तो ए गलत है लेकिन आर सही है। कैसे? ग्लाइसिन, सेरीन तथा टायरोसिन अतात्विक अमीनो अम्ल है जो कि मानव शरीर में ही निर्मित होते हैं। स्तनियों में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल में से 10 अतात्विक अमीनो अम्ल होते हैं। शेष 10 को स्तनीय भोजन से प्राप्त करते हैं। इन्हें तात्विक अमीनो अम्ल कहते हैं। अतः अनिवार्य अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 144,
निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में किसकी या किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं? किस भोज्य पदार्थ में अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होता है? तो याद रखिएगा सोयाबीन और पशुओं से व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मछली, मांस, इनमें पाए जाने वाले प्रोटीन सभी अनिवार्य अमीनो अम्लों से युक्त होता है। इसमें संपूर्ण प्रोटीन, इसे संपूर्ण कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। सोयाबीन एक ऐसा मात्र गैर पशु व्युत्पन्न प्रोटीन का स्रोत है जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। इसलिए विकल्प ए में दिए गए चावल को छोड़कर शेष तीनों विकल्प में दिए गए भोज्य पदार्थों में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 145 निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट करके बताइए, काफी इंपॉर्टेंट है। सही जवाब है अंडा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्नगत विकल्पों में अंडा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। अंडा प्रोटीन का उत्कृष्ट स्रोत है जिसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल सही अनुपात में मौजूद होते हैं। 146 है हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोध का काम करती है। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा फैट निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। सही जवाब है शरीर का उष्मीय या उष्मा का क्षय, शरीर की उष्मा का क्षय, ऑप्शन ए। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे मौजूद वसा शरीर की उष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है, यानी यह शरीर ताप को बाहर निकालने से रोकती है और शरीर को वातावरणीय ताप से जो है या ताप के प्रभाव से बचाती है। यह वसा स्तर शरीर को आकृति और प्लवकता प्रदान करने और गद्दी की भांति अंतरांगों की बाहरी दबाव एवं आघातों से सुरक्षा करने का भी कार्य करती है। 147 है भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा किसमें? वसा में, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए अगर बात करें तो भोजन के वर्ग में जो फैट होता है, वसा होता है, इसमें प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है क्योंकि इनमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीकरण अधिक होता है, ऑक्सीडेशन अधिक होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के उपापचयी जारण से 4 किलो कैलोरी जबकि 1 ग्राम वसा के जारण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वसा के स्रोत जंतु तथा वनस्पति दोनों हैं। 148 है निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो वसा, याद रखिएगा बी ऑप्शन। देखिए वसा के चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी जो ऊर्जा है वो मुक्त होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% जो है ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। 1 ग्राम ग्लूकोज या प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 149 निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह जो है मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन को एक बार देख लीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए अगर बात करें तो आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा जो प्रदान करता है वह है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम है। प्रश्न संख्या 150 अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% जो पदार्थ है इनमें से कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन ए। प्राणियों के जीवित पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है अकार्बनिक रूप में, किंतु कार्बनिक पदार्थों में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद होता है। इसके बाद 151
चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्यों? चिकित्सक जो है सलाह देते हैं कि हमें अपना जो भोजन है वनस्पति घी के जगह तेल में बनाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं हैं, तेल में असंतृप्त फैट पाया जाता है, इसीलिए सलाह देते हैं। डॉक्टर वनस्पति घी की बजाय शोधित पादप तेलों यानी रिफाइंड वेजिटेबल्स ऑयल के उपयोग से भोजन को जो है पकाने का परामर्श देते हैं, क्योंकि इनसे असंतृप्त वसाएं पाई जाती हैं, इनमें असंतृप्त अनसैचुरेटेड फैट्स पाई जाती हैं। यह संतृप्त वसाओं वाले वनस्पति घी से कम हानिकारक होते हैं। 152 नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए, सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है। कारण आर, इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सनफ्लावर एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत आता है। यह एक आवृतबीजी पौधा है जिसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। इसका तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, क्योंकि इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिकता होती है। याद रखिएगा, असंतृप्त वसा अम्ल मानव के लिए एक अच्छा पोषक तत्व है। 153 कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूरजमुखी तेल। सूरजमुखी का तेल यानी ऑप्शन ए। सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें फैट की मात्रा बहुत कम होती है। सूरजमुखी एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत आता है। यह आवृतबीजी पौधा है जिसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। 154 कथन ए, असंतृप्त वसा संतृप्त वसाओं के तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। कारण, असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है। इनमें से जो कथन सत्य है वो कौन सा है? इनमें जो सत्य है ए सही है, आर गलत है, यानी सी ऑप्शन। असंतृप्त वसा यानी अनसैचुरेटेड फैट संतृप्त वसा यानी सैचुरेटेड फैट्स की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, क्योंकि इनके अणुओं में किन्हीं कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरे बंध यानी डबल बॉन्ड्स होते हैं, जिनके कारण सदैव तनाव रहता है। तनाव के कारण अनेक योगात्मक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। संतृप्त वसाओं में दोहरे बंध वाले वसा अम्ल नहीं होते हैं, अतः ये जाड़ों में ठोस या अर्ध ठोस हो जाती हैं। अधिकांश जंतु वसाएं संतृप्त होती हैं, जबकि पादप वसाएं असंतृप्त होती हैं, जिनसे वनस्पति घी हाइड्रोजन को अलग से मिलाकर तैयार की जाती है। 155 अन्य पशुओं के मांस के तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है। अन्य पशुओं के मांस के तुलना में मछली का उपभोग करना स्वास्थ्य हेल्दी माना जाता है, क्योंकि मछली में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा, मछली में बहु असंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बहु असंतृप्त वसा अम्ल में अपघटन की दर काफी तीव्र होती है, जिसके कारण संवहनीय क्रिया में ऑक्सीजन के अधिक अणु ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य में संवहनीय क्रियाएं बढ़ जाती हैं। मछली में पाई जाने वाली वसा में सबसे अधिक बहु असंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है, जो कि मानव के लिए काफी अच्छा पोषक तत्व है। 156 मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि यह स्तर कम करता है। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि यह स्तर किसका लेवल को कम करता है? तो सही जवाब है HDL का। HDL का यानी ऑप्शन ए। ट्रांस वसा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, क्योंकि यह अच्छे LDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का स्तर कम करता है और हानिप्रद LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का स्तर बढ़ाता है। 157 आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उनके उत्पादों में ट्रांस वसा यानी ट्रांस फैट्स नहीं होती हैं। इसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है? एक आहार या भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ के कंपनी है, और यह कंपनी जो है एडवर्टाइज मतलब कि करती है कि उसके उत्पाद में जो है ट्रांस फैट नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होगा बताइए?
इसका मतलब है कि अगर बात करें तो देखिए, पहला है कि कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं, बिल्कुल सही। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा या तेलों से निर्मित नहीं किए जाते हैं, यह भी सही, यह भी सही। और तीसरा है, कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ट्रांस वसा यानी ट्रांस फैट का उपभोग शरीर में खराब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है और अच्छे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर देता है, जो कि हृदय वाहिका के स्वास्थ्य को क्षति पहुंचा सकता है। पशु उत्पन्न वसा तेल, हाइड्रोजनीकृत तेल दोनों ही ट्रांस वसा होते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत तीनों कथन सही है। 158, कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? तो याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से स्टेरॉयड है, यानी ऑप्शन ए स्टेरॉयड। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉयड है, यह लिपिड का एक प्रकार है। कोलेस्ट्रॉल मोम जैसा पदार्थ होता है, यह वसा का ही रूप है जो कि यकृत में पैदा होता है, लीवर में पैदा होता है। शरीर के सही ढंग से काम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत जरूरी है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदय की धमनियों में रक्त प्रवाह में बाधा पड़ती है और हृदयाघात हो जाता है। 159, कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में मौजूद एक वसीय अल्कोहल है जो कि रंगहीन, गंधहीन और श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है और इसका मानव हृदय रोग से सीधा संबंध है। निरंतर वसा प्रधान भोजन को करने से रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। 160 है, कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर किससे संबंधित होता है? कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है, बताइए। तो ऑप्शन ए धमनियों का कठोर हो जाना, धमनियों का कठोर हो जाना। कोलेस्ट्रॉल रक्त में घुलनशील नहीं होता है। निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन एलडीएल बुरे कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर 100 मिलीग्राम डीएल से कम होना चाहिए। इस स्तर से अधिक होने पर कोलेस्ट्रॉल हृदय तथा मस्तिष्क को रक्त प्रवाह करने वाली धमनियों के भीतरी दीवारों में जमा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप थक्का जमने से हृदयाघात या स्ट्रोक हो जाता है या हो सकता है। 161 है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? याद रखिएगा, ट्राइग्लिसराइड एक वसा है, सी ऑप्शन। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले फैट का एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में यानी फैट सेल्स में संचित होता है। इसी के साथ आज का सेशन जो है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।